प्रिय मित्रों, एक पाठक ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि मैं एक सेशन एक बहुत ही पुरानी सामाजिक समस्या जिसे प्रोस्टिट्यूशन कहते हैं या वेश्यावृत्ति कहते हैं, उसके प्रति मैं अपने विचार व्यक्त करूं। शायद कुछ उम्र के लोग श्रोता रहे होंगे जिसमें वो लोग काफ़ी वनरेबल होते हैं, और मेरे ख्याल में ये उनके लिए समझना ज़रूरी है कि यह वृत्ति समाज में क्यों है और इसका क्या परिणाम होता है समाज पर। वह समझने के लिए इस पर बात करना कोई बुरा नहीं होगा, और एज ए सीनियर मैं सोचता हूँ, सीनियर सिटीजन, कि मैं इस बात पे विचार प्रकट करूँ, व्यक्त करूँ। खास करके युवाओं के लिए ये अत्यधिक महत्वपूर्ण होंगे। पूरे मानव समाज में या सारी के सारी दुनिया की कंट्रीज जो हैं, देश जो हैं, या जितनी भी प्रकार की हमारी सभ्यताएं या धर्म, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, हिंदुज़म हो, बौद्धिज़्म हो या कोई और अन्य, सभी में इस विषय पे जरूर चर्चा है। और हर देश में, हर राष्ट्र में, हर सिविलाइजेशन में इसका चर्चा जरूर आता है। पहले तो एक निश्चित रूप से बात समझने की है, जो भारतीयों का जिन पे बहुत अत्यधिक विश्वास था, और बुद्धों का भी, जैनों का भी, क्योंकि ये सारे इंडिक रिलीजन थे, और इंडिक रिलीजन शुरू से ही सेक्सुअल बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस पे बहुत ज़्यादा क्लियर थे। इन्होंने हमेशा इसको एक प्रोपेगेशन का साधन समझा। सबसे पहली तो ये है कि यह वृत्ति एक प्रोपोगेशन की वृत्ति है। इसका उपयोग प्रोपोगेशन के लिए है, आनंद के लिए नहीं। और इसीलिए हमारे चाहे बुद्ध हों चाहे हिंदू हों, हम तो कोई अंतर समझते नहीं, पर जो आजकल कुछ लोग ऐसे ही बेतुकी बातें करते हैं अंतर की, तो उनके लिए सिद्धांत रूप से दोनों ने कभी भी इसको एक नॉर्मल वृत्ति नहीं माना। साधारणतया हिंदुओं का और बौद्धों का यह विश्वास था कि यह एक्टिविटी, यह क्रिया केवल मात्र प्रोपोगेशन के लिए है। इसमें आनंद के भाव से कोई संबंध व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। प्रभु ने शायद आनंददायक इसलिए बनाया कि जिससे आदमी को ज़्यादा आकर्षित कर सके और अधिक से अधिक प्रोपोगेशन हो सके सृष्टि में। ऐसा उसने सबके लिए एक बंदोबस्त किया है प्रोपोगेशन का। जितनी भी लाइफ है उसमें सब में प्रोपोगेशन के लिए दो जो स्तंभ बनाए गए, मेल और फीमेल, दोनों में हाफ आधे आधे क्रोमोसोम्स उस रेस के रखे गए, और दोनों कंट्रीब्यूट करके, चाहे पोलन्स के रूप में हो चाहे स्पर्म्स के रूप में हो, औरत में वो ओम के रूप में हो, और उन दोनों के जुड़ने के बाद ही उस जाति का, जिस जाति में वो हैं, या मानव जाति या पशु जाति या जो भी, उस जाति को उस मतलब से, अर्थ से
उसका प्रोपोगेशन होता रहा है और होता है। बहुत कम ऐसे प्राणी क्रिएट किए गए हैं जो दोनों जिसमें एक्टिविटीज़ का शेष होता है या जिनमें ये आवश्यकता नहीं है, लेकिन वहाँ भी वो आवश्यकता पूरी होती है किसी दूसरे तरीके से। तो इस सिद्धांत पे, प्रोपोगेशन के सिद्धांत पे, इसको एक बहुत ही सात्विक क्रिया माना गया और उसके लिए बहुत सारे उन्होंने नियामन बनाए और इससे संबंधित जितनी भी दूसरी एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस खड़ी हो सकती हैं उनसे बचने के उपाय भी उन्होंने बताए, हमारे पूर्वजों ने बताए। इसलिए इंडिक रिलीजन्स में इनवेरिएबली ये केवल मात्र जननांग को माना गया और जिनका उद्देश्य केवल मात्र प्रोपोगेशन था। लेकिन इंसान या कोई भी जीव है, एक ही जाति प्रजाति में बहुत से उनके प्रकार होते हैं। उसी तरह जैसा हमने डिस्कस किया पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में कि आदमियों के भी, मनुष्यों के भी बहुत से प्रकार हैं और उनकी प्रकार पे निर्भर करते हुए उनकी इंद्रियों का प्रभाव उनके ऊपर, उनकी प्रकृत नेचर पे या प्रकृत व्यवहार पे उनका पड़ता है, असर पड़ता है। कुछ लोगों में हो सकता है सेक्सुअल उन्माद बहुत ज़्यादा हो और वह अपने आप को जो तरीके समाज ने अपनाए हैं उस तक ही सीमित नहीं रहना चाहते हों। ऐसी प्रवृत्ति उनमें हो सकती है। वह मेल में भी हो सकती है, फीमेल में भी हो सकती है। तो ऐसे लोग शुरू से ही, जब से मानव समाज बना, तो वो ऐसी उच्छृंखलता करते आए। इसीलिए इस वृत्ति को दुनिया का सबसे पुराना प्रोफेशन कहा गया, क्योंकि प्रोस्टिट्यूशन का जो बाय डेफिनेशन मतलब है वो ये है कि जब कोई भी दो व्यक्ति, मेल और फीमेल, आपस में सेक्सुअल एक्ट करते हैं और उसके बदले में वह कुछ उनको देते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट अप्रोक्ष रूप में किसी चीज़ का उसमें देना, यानी कि उसको कंपनसेट करना होता है। और उसमें कोई भी कमिटमेंट या किसी भी तरह का, जिसे हम स्नेह कहते हैं, उसका अभाव होता है। वो प्योरली एक सेक्सुअल एक्टिविटी अपने आनंद के लिए होती है। तो उसको उन्होंने कहा कि ये वेश्यावृत्ति है। इस प्रवृत्ति का फायदा उठाते हुए कुछ लोगों ने इसको अपना एक प्रोफेशन ले लिया और दुनिया में उनका मानना है कि सबसे पहले जो व्यापार हुआ होगा दो लोगों के बीच में, वह सेक्सुअल एक्टिविटी को ही लेकर हुआ होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि ये दुनिया का ओल्डेस्ट प्रोफेशन है। हमारे यहाँ भी यह हमेशा रहा। महाभारत में, रामायण में सब जगह वेश्याओं की चर्चा है। उनके ओरिजिन की चर्चा भी महाभारत में मिलती है। और कोई ऐसा पुराण और वो नहीं है जहाँ पे आपको इस संदर्भ में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती हो। यानी कि यह जो एक कुछ लोगों का एबनॉर्मल व्यवहार है, कई कारणों के लिए, इसके कारण बहुत हैं। मानसिक विकार हो सकता है, शारीरिक बीमार हो सकता है, कुछ बीमारियां ऐसी हैं एंडोक्राइनल रीजन की जो उनकी बहुत भावनाओं को बढ़ा देती हैं, बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल कर देती हैं। तो कई कारणों से यह एक स्वभावगत बात समाज में देखी गई, सारे समाजों में देखी गई। यूरोप में जब कोलंबस का टाइम आया
तो वो कुछ बीमारियां लेके भी साथ में आए। उन्होंने कुछ देशों को खोजा ही नहीं, पर वहाँ की बीमारियां भी जो हैं, और उनमें एक बीमारी थी सिफिलिस और गनोरिया, सेक्सुअल जो एक्ट से होती हैं। और यह आने के बाद में यूरोप में इतनी तरह से फैली, क्योंकि वहाँ पे जो प्रोस्टिट्यूशन है ये ऑलमोस्ट बहुत कॉमन था। ब्रोथल हाउस बहुत कॉमन थे। यह कहा जाता था कि ब्रिटेन में 60 में से एक घर ब्रोथल हाउस होता था। अब आप कल्पना कर सकते हैं, लंदन में ही ये कल्पना की गई कि एक वन टाइम पे 80,000 जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं वो रहती थीं। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि ये अनैतिक सेक्सुअल रिलेशनशिप का व्यापार कितने बड़े स्केल पे होता होगा। उसके तुरंत बाद जो सरकारें थी, गवर्नमेंट थी, उन्होंने इस पे विचार किया और शुरू में इन पे उन्होंने टैक्सेशन भी लगाए। और आज भी कहा जाता है कि पूरी कंट्रीज की अगर हम रेवेन्यू मिला लें तो 100 बिलियन डॉलर की रेवेन्यू जो है आज भी ये गवर्नमेंट्स को खाली ये एक प्रोफेशन थ्रू आउटवर्ड देता है, यानी कि समाप्त नहीं हुआ। उसके बाद जब धर्म के प्रभाव आने लगे तो कुछ धर्मों में तो ये चलता रहा, लेकिन धर्मों में इसको कुछ ने इसको कहा कि ये अनैतिक है, लेकिन उनके कुछ भी कहने के बावजूद यह जो एक व्यापार था वो बंद नहीं हुआ। इसका नतीजा ये हुआ कि एक बहुत बड़े स्केल पे महामारी के रूप में जो वेनेरियल डिजीज थी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज थी, उनका एपिडेमिक आ गया यूरोप में, और फिर उनको इसको रेगुलेट करने की आवश्यकता पड़ी। जो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज थी, जो बहुत ज़्यादा हैं, उनके नंबर बहुत ज़्यादा हैं, सिफिलिस और गोनोरिया मैंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं, तो बहुत सारी हैं, वो सब इस एक्टिविटी में समाज में जब फैलने लगी तो फिर उन्होंने इसको कंट्रोल करने का सोचा। तो कुछ आइडेंटिफाई किए गए ब्रोथल हाउसेज, कुछ लोगों ने इसको लीगलाइज्ड किया, कई रास्ते अपनाए गए, कई ने टोटल प्रोहिबिशन किया, पर जब नहीं रुक रहा था तो उसको उन्होंने लीगलाइज प्रोफेशन जिसे प्रोहिबिशन जिसे कहते हैं वो कर दिया गया। और मेडिकल डॉक्टर्स को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो जाकर के उनके ब्लड सैंपल लें, उनके एग्जामिनेशन करें, उनको हाइजीन सिखाएं, सेक्सुअल हाइजीन सिखाएं। यानी कि यूरोप में और एशिया में भी बहुत प्रयत्न किया गया कि इससे बीमारियां न फैले, क्योंकि बीमारियां बहुत बड़े रूप में ये फैल रही थी यूरोप में और बाकी जगह भी, जहाँ पे वेश्यावृत्ति का बहुत ज़्यादा चलन था। इसके साथ ही उसी समय में एक टैक्सेशन भी इन पे लगा, टैक्स भी लगा, और टैक्स इतना ज़्यादा होता था कि गवर्नमेंट को काफ़ी रेवेन्यू मिलने लगी। फ्रांस में कुछ यूनिवर्सिटीज़ थीं जो प्रोस्टिट्यूशन पे टैक्स के पैसे से ही चलती थी। इतना ज़्यादा टैक्सेशन और इनकम जो है वो गवर्नमेंट्स को आने लगे, और वहीं से ये लीगलाइजेशन का प्रोसेस भी शुरू हो गया। इस्लाम में